हेलो। अ, नमस्कार बंधुओं, आप सभी को आपके अपने एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार है। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के विभिन्न टॉपिक्स पर आपका ज्ञानवर्धन करें, जो भी जॉब के लिए यूथ प्रयासरत हैं उनके लिए है उपयोगी साबित हो। हिस्ट्री के अतिरिक्त मैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और तथा नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स के ऊपर भी इंटेंसिव अर्थात सघन चर्चा करूंगा। आज का विषय है इतिहास से, और हम लोग बात करेंगे 16th और 18th सेंचुरी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो 16th और 18th सेंचुरी के दौरान आगमन हुआ, यह आगमन व्यापार करने के लिए हुआ था, और इतिहास में, भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यूरोपीय देश भारत से व्यापार करने उस वक्त आए थे जबकि मुगल साम्राज्य की स्थापना भी भारत में नहीं हुई थी। वे 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही भारत आ चुके थे व्यापार करने के लिए, और इसमें पुर्तगाल जो है पायोनियर था। इसके बाद पुर्तगाल के आने के बाद मुख्यतः जो भारत में यूरोपीय देश के व्यापारी व्यापार करने आए, ये थे हॉलैंड से, इंग्लैंड से और फ्रांस से। हालांकि डेनमार्क और स्वीडन के व्यापारी भी भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा भारत के इतिहास में नहीं पड़ा था, क्योंकि वे बहुत कम दिनों के लिए भारत में व्यापार किए, उसके बाद वे यहाँ से चले गए। भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध कोई 16वीं और 18वीं सदी से ही शुरू नहीं हुआ था। इसके पहले भी हमें भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संपर्क का इतिहास रहा है, लेकिन 16th और 18th सेंचुरी के बीच जो भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार हुआ, उसका एक खास महत्व है, उसका एक विशेष महत्व है। यह दो वजह से है। पहला तो यह है कि मिड 18th सेंचुरी तक आते आते भारत को यूरोपीय देशों के व्यापार ने इतिहास के आधुनिक कालखंड में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस समय तक यूरोप में सामंतवाद का अंत हो चुका था, नेशन स्टेट की अवधारणा विकसित हो रही थी, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ रही थी, और भौगोलिक खोज का भी यह दौर था। 16th सेंचुरी से यूरोपीय देश को भौगोलिक खोज में भी संलग्न थे। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने विचारों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था। व्यावसायिक क्रांति तथा वाणिज्यवाद के साथ पूंजीवाद का भी विकास हो रहा था। कुल मिलाकर हम ये कहें कि औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि यूरोप में, खास करके इंग्लैंड में तैयार हो रही थी, और यह सभी जो है ये सभी जो है इतिहास के वो आधुनिकता की ओर ले जाने वाली घटनाएं थीं।
तो जब यह यूरोप में इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो उसका भारत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए कहा जाता है कि 18वीं सेंचुरी के मध्य तक भारत भी जो है आधुनिक इतिहास के कालखंड में प्रवेश कर गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका इम्प्लीकेशन हुआ भारत के दृष्टिकोण से वो यह था कि भारत पहली बार या इतिहास में यह कह लें कि भारत एक पहला केस था जहाँ की किसी व्यापारिक संस्था ने व्यापार करते करते राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिड 18वीं सेंचुरी में भारत में व्यापार करते करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। और इसके बाद जो है भारत में जो एक सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के आर्थिक शोषण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ। सामान्य परिस्थिति में यह कहा जाता है कि फॉरेन ट्रेड जब होता है, जब विदेशी व्यापार जब होता है, तो इसमें आर्थिक विकास होता है देश का, कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात पूंजी का निर्माण होता है तथा जॉब क्रिएशन या रोजगार का सृजन होता है। ये सामान्य परिस्थिति में ये सब घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर हम 16वीं और 18वीं सेंचुरी के परिवेश की बात करें तो भारत का जो यूरोपीय देशों के साथ विदेशी व्यापार का संबंध था उसका ठीक उल्टा हुआ। इसका ठीक उल्टा हुआ, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन की जगह भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ की एक या धन का बहिर्गमन शुरू हुआ और रोजगार सृजन की जगह भारत के लोग जो भी परंपरागत कार्य में संलग्न थे उससे भी वह वंचित हो गए। इस तरह भारत में बेरोजगार की संख्या ज़्यादा बढ़ी। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भारत का जो है यूरोप के साथ जो है व्यापारिक संपर्क प्राचीन काल में किस तरह से था, उसके क्या प्रमाण थे, किन शहरों से यह व्यापार संचालित होता था तथा निर्यात आयात की क्या वस्तुएं थी। उसके साथ साथ मध्यकाल में व्यापारिक मार्ग क्या थे जिनके द्वारा यूरोप के साथ व्यापार संचालित होता था। और 16वीं और 18वीं सेंचुरी में भारत में जो यूरोपीय कंपनियां या यूरोपीय देश व्यापार करने आए उसके पीछे क्या कारण था, तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, अपना कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संपर्क जो है प्राचीन काल से था और प्राचीन काल में यह
भारत का जो व्यापार यूरोप के साथ था, ये मुख्यतः जो भारतीय उपमहाद्वीप है या सब इंडियन कॉन्टिनेंट का व्यापार जो है इंडो रोमन अम्पायर के साथ था, जो कि यूरोप में था और जो उसका जो मेडिटेरेनियन एरिया में भूमध्य सागर के क्षेत्र में था उसके साथ था। यह व्यापार हो सकता है कि 16 और 18 सेंचुरी की तरह उस तरह से संगठित ना रहा हो या उसका पैमाना उतना बड़ा ना हो जैसा कि 16 और 18 सेंचुरी के बीच हुआ। भारत का व्यापार जो है प्राचीन काल में लाल महासागर के रास्ते हुआ करता था, और जो कॉमन एरा स्टार्ट हुआ उस समय से इसका प्रमाण मिलता है। और स्पेशली जब रोमन एम्पायर ने इजिप्ट के ऊपर 30 BCE में जब कब्जा कर लिया, तब से यह व्यापार जो है या इस व्यापार भारत का यूरोप के साथ जो व्यापारिक संपर्क था उसका हमें प्रमाण मिलना शुरू होता है। प्राचीन काल में रोमन और ग्रीक ट्रेडर जो हैं बार बार भारत के भारत का जो एंशिएंट तमिल कंट्री है, जो तमिल स्पीकिंग क्षेत्र है, उनके साथ उनका संपर्क बराबर बना हुआ था। और ये क्षेत्र जो है आज के समय का दक्षिण भारत तथा श्रीलंका है। ट्रेड रिलेशन जो है उस समय जो है जो इस्टेब्लिश हुआ था वह था जो उन तमिल स्टेट्स के साथ जो कि समुद्र तट से लगे हुए थे। इनमें पांड्या, चोल और चेरा वंश के राजा थे, और ये ट्रेड जो है टॉलेमिक डायनेस्टी से ही चला आ रहा था, जो कि क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा शुरू होने के कुछ दशक के पहले की यह बात है। और ये व्यापारिक संपर्क जो है जब रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन 476 AD में हो गया, उसके बाद भी यह चलता रहा। उस प्राचीन काल में सेल्यूकस और टॉलेमिक डायनेस्टी के लोग जो हैं, जो ट्रेड नेटवर्क था, व्यापारिक जो नेटवर्क था भारत के साथ, वह उसका नियंत्रण उनके हाथ में था। और ये बात जो है रोम की जब इजिप्ट में प्रवेश हुआ उसके पहले की बात थी। है प्राचीन काल में यूरोप के साथ जो भी ट्रेड था वह काफ़ी संगठित था और सोफिस्टिकेटेड था। उस समय भी जो है अनुबंध केरल के व्यापारियों और अलेक्जेंड्रिया के नाविकों के बीच लिखा जा रहा था, और सामान जो है कंटेनर में भेजे जा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ रेफरेंस जो है बीमा का भी मिलता है। अब हम लोग जो है भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संपर्क था उसके क्या प्रमाण थे, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि इंस्क्रिप्शन हमें उस समय के मिलते हैं, और या एपिग्राफी अभिलेख के जो प्रमाण हैं वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो है कि सोकोट्रा द्वीप में स्थित हॉक गुफाओं में, जो कि अदन की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, वहाँ पर 219 इंस्क्रिप्शन
219 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि जिसका कालखंड जो है 2nd सेंचुरी और 5th सेंचुरी कॉमन एरा का है। इसमें से 192 इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और एक इंस्क्रिप्शन खारोस्ती में तथा एक इंस्क्रिप्शन बैक्टीरियन लिपि में लिखे गए थे। ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में, इन अभिलेखों में हमें भारतीय नामों का संदर्भ मिलता है, जैसे कि विष्णु जो कि स्कंदभूति का बेटा था, या और फिर साथ साथ हमें उस तरह के चित्र भी दिखाई देते हैं जिसमें कि बुद्धिस्ट स्तूप दिखाया गया है, शिव का त्रिशूल दिखाया गया है, स्वस्तिक हैं, सीरियन क्रिश्चियन क्रॉस भी दिखाई पड़ते हैं तथा 3 भारतीय जहाज जिसमें कि मस्तूल लगा है वह भी दिखाई पड़ता है। कृष्ण बुद्ध राधा के सामने प्रेयर करते हुए चित्र है तथा बुद्ध के सामने मंगलाचरण करते हुए भी चित्र मिलता है। साथ साथ भारत में जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस महाराष्ट्र के रीजन में मिले हैं, खास करके नासिक और पुणे की गुफाओं में, और इसमें कारले और बाघ की गुफाएं उल्लेखनीय हैं। बाघ और कारले की गुफाओं में ग्रीक और रोमन के लिए जो यवन शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संदर्भ मिलता है। अब इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि अरिकमेडु, भारत में अरिकमेडु पत्तनम जो कि मुजरिश था, और रोम में पोम्पियस नगरों में जो एक्सकवेशंस हुए हैं उसके जो अवशेष मिले हैं उससे भी भारत का रोमन एम्पायर, भारत का ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड रिलेशन था उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक एविडेंस है, अर्थात कॉइन भी इस तरह के मिले हैं गोल्ड और सिल्वर के, जो इस बात को दिखाते हैं कि भारत का जो है यूरोप के साथ, रोमन एम्पायर के साथ व्यापारिक संपर्क था। ये कॉइन जो है, ये सिक्के हमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी में मिले हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी में मिले हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी कुछ सिक्के मिले हैं। इसमें से अधिकांश कॉइन्स जो हैं वे ऑगस्टस और टिबेरियस के शासनकाल से संबंधित हैं। जो सिक्के के कॉइन को दिनारी कहा जाता था और सोने के कॉइन को औराई कहा जाता था। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है, लिटरेरी एविडेंस, साहित्य प्रमाण भी हैं। संगम लिटरेचर इसमें प्रमुख है। पेरिप्लस ऑफ इरिट्रियन सी में भारत का रोमन के साथ जो व्यापार संपर्क था उसका उल्लेख मिलता है। स्ट्रेबो की ज्योग्राफी में इसका भारत का व्यापार जो यूरोप के साथ था उसका रेफरेंस हमें दिखाई पड़ता है। इसी तरह से प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है उस ग्रंथ में भी भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापारिक संपर्क के बारे में लिखा गया है। इसमें प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री में एक रेफरेंस है कि किस तरह से रोमन गोल्ड जो है, रोमन गोल्ड जो है भारत में आ रहा था व्यापार के माध्यम से। अब हम लोग जानेंगे कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संपर्क था वे कौन से पोर्ट सिटी से, किन शहरों से संचालित होते थे।
भारत का यूरोप भारत भारत और भारत और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बीच जो व्यापारिक संपर्क था, वह रोमन जो बंदरगाह थे उसमें जहाँ से ये ट्रेड हो रहा था, वे थे अर्सिनो, मेओस हॉर्मोस, बर्नाई। ये 3 महत्वपूर्ण पोर्ट थे जहाँ से भारत का यूरोप का जो है भारत के साथ व्यापारिक संपर्क संचालित हो रहा था। भारत में जो पोर्ट थे जहाँ से ये सब संचालित हो रहा था, वे थे बारबेरिकम, जो कि आज का कराची है, बेरी गाजा जो आज का भरूच है, कोरकई, कावेरीपट्टनम, और मुजरिश, ये जो है मेन सेंटर्स ऑफ ट्रेड थे भारत में। अब भारत कौन कौन से आइटम्स जो भारत में इंपोर्ट किए जा रहे थे, वे थे लिनन। अगर वस्त्र की बात करें तो वो थे लिनन, पुखराज, मूंगा, लोबान, शीशे के बर्तन, चांदी, गोल्ड प्लेट, मदिरा, तांबा, टीन, शीशा, जैतून का तेल, दारून जो कि एक फर्मेंटेड पेस्ट की तरह था, गरम मसाला, पेपिरस इत्यादि। यवन ग्रीक लड़कियों का भी आयात उस समय भारत में हो रहा था। कुछ हमें मिट्टी के बर्तन के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं एरिकमेडू में, जो कि वहाँ से जो कि रोम से आ रहे थे। जो कमोडिटीज भारत से, जो वस्तुएं भारत से निर्यात की जा रही थी, उसमें थी दालचीनी की तरफ जो प्लांट है मालबथरूम, जिसके पत्ते को पीस करके परफ्यूम बनाया जाता था, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जिंजर ग्रास, सिट्रॉन, दाल, कॉटन, कटहल, चीनी, नील, चीनी मिट्टी के बर्तन, पान, लकड़ियाँ तथा दुर्लभ जो हैं डीलियम, लाइशियम, टर्कोइस, लैपिस लाजुली, सिल्क भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इंडिगो अर्थात नील, हाथी के दांत, फर, लाह, मोती, शंख, टॉर्टोइस सेल, कार्नेलियन, माणिक, पन्ना, हीरा, गोमेद, हकी, नीलम, ओपल, गार्नेट, जरकॉन, रसूनिया इत्यादि जो हैं भारत से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। अब जो है मिडिल एजेस के दौरान अर्थात मध्यकाल में भारत और यूरोप का जो ट्रेड रिलेशन था,
वह मेनली जो है पर्शियन गल्फ अर्थात फारस की खाड़ी से इराक जाता था, इराक और टर्की जाता था, फिर वहाँ से फिर से समुद्र के रास्ते वेनिस और जेनेवा जाता था। दूसरा रूट जो है लाल सागर के माध्यम से था, जो कि लाल सागर से होते हुए फिर भूमार्ग से इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया जाता था, फिर वहाँ से समुद्री रास्ते वेनिस और जेनेवा जाता था। तीसरा मार्ग जो है जिसका कि कम इस्तेमाल होता था वह नॉर्थ वेस्ट फ्रंट भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में था, जो कि सेंट्रल एशिया, रशिया जो और बाल्टिक से होता हुआ जाता था। भारत में जो एशियन पार्ट का जो ट्रेड था, एशियाई क्षेत्र का जो ट्रेड था, वह अरब के नियंत्रण में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोप के हिस्से का जो ट्रेड था वह वहाँ पर इटली के लोगों का नियंत्रण था। 15वीं शताब्दी में जो ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स थे वे टर्किश के कंट्रोल में आ गए थे, खास करके जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपिया का पतन 1453 में हुआ, तब ये टर्किश के कंट्रोल में चला गया था। और वेनिस और जिनेवा के जो व्यापारी उस समय ट्रेड कर रहे थे वे जो है किसी अन्य वेस्टर्न यूरोप के व्यापारियों को, खास करके स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने से रोक रहे थे। अब इसके बाद जो है भारत में यूरोपीय कंपनियां जो 16th और 18th सेंचुरी में आई, उसका क्या कारण था? तो सबसे पहला तो कारण यह था कि सामंतवाद का यूरोप में अंत हो चुका था और वहाँ पर नेशन स्टेट की अवधारणा विकसित हो रही थी। और इसके साथ साथ वहाँ पर कृषि के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, और जिसकी वजह से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो है बैकग्राउंड भी तैयार हो रहा था। इसकी वजह से उन लोगों को नए बाज़ार की ज़रूरत थी ताकि उनकी जो वस्तुएं जो हैं उसकी खपत हो सके। दूसरा यह काल जो है ज्योग्राफिक डिस्कवरी का भी कालखंड था, भौगोलिक खोजें हो रही थी। पुर्तगाल खास करके इसमें पायोनियर था, और वहाँ का जो राजा जो प्रिंस हेनरी जो है पुर्तगाल का, उसको जो है उसका उपनाम ही दिया गया था प्रिंस द नेविगेटर। उसकी इच्छा थी कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और क्रिश्चियनिटी का जो है प्रचार प्रसार जो है पूर्व में हो। तो नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही थी। इस तरह से जो यह काल जो है रेनेसां और रिफॉर्मेशन अर्थात पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन का था, जिसने जो पारंपरिक सोच थी उसको चुनौती दी और एक नया स्पिरिट जो है, ये एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसमें कि वे लोग जो हैं कुछ बोल्ड स्टेप ले सकें। इसने एक्सप्लोरेशन, खोज की ओर लोगों की सोच को उस ओर मोड़ा, और इसका प्रमाण जो है इसमें मिलता है कि वे लोग ओरिएंटल ट्रेड में इंटरेस्ट उनका बढ़ने लगा, अर्थात पूर्व के साथ व्यापार करने का इंटरेस्ट जो है उनमें बढ़ने लगा। और ये जो है 13th सेंचुरी के बाद इसको साफ देखा जा सकता था। धर्म सुधार आंदोलन ने जो है भौतिकवाद को बढ़ावा दिया। अब जो है स्टेट जो है चर्च की जगह स्टेट
और रिलीजियस स्क्रिप्चर अर्थात धार्मिक ग्रंथ की जगह साइंस को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, और इसके कारण जो है भौतिकवाद जो है और आगे बढ़ा। भौतिकवाद ने पूर्वी देशों की ओर व्यापार को जो है उसका जो है व्यापार करने का एक अवसर ढूंढना शुरू किया। इंटरेस्ट और प्रॉफिट अर्थात सूद और लाभ जो है, अब लाभ का विरोध जो है चर्च अब नहीं करने लगी रिलीजियस रिफॉर्मेशन के बाद। इसके अलावा कि जो कारण था उस समय नए व्यापारिक मार्ग की खोज करने की प्रवृत्ति यूरोपीय व्यापारियों में हुई, और क्योंकि वे चाहते थे कि अरब की जो मोनोपोली एक अधिकार है, अरब और अन्य इटालियन सिटी स्टेट का जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार है, वह एक अधिकार ख़त्म हो और उनका जो व्यापारिक भारत की ओर जो व्यापारिक मार्ग है उस पर जो उनका नियंत्रण है वह नियंत्रण ख़त्म हो। और इस तरह से देखते हैं कि जब 15वीं सेंचुरी में भारत आने का जो एक नया समुद्री मार्ग जो केप ऑफ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट तक पहुंचा, जब उस मार्ग की खोज हुई तो उसके बाद से जो है भारत के साथ व्यापार का जो है वैकल्पिक मार्ग जो है वह खुल गया। इसके साथ साथ व्यापारिक मार्ग खुलना ही काफ़ी नहीं था, वो जो समुद्र पर नियंत्रण भी ज़रूरी था, क्योंकि समुद्री मार्ग पर नियंत्रण भी ज़रूरी था। और इसलिए जब पुर्तगीज भारत आए 16वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने भी समुद्री मार्ग के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और वे लोग भी किसी अन्य देश को वहाँ पर उस मार्ग से जब तक वे मजबूत थे किसी को व्यापार करने नहीं दिया, किसी अन्य यूरोपीय देशों को व्यापार करने नहीं दिया। इसके अलावा मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद का भी विकास यूरोप में हो रहा था। ये एक ऐसा सिद्धांत था जो कि व्यापार के माध्यम से धन और संपत्ति संग्रह अपने मातृदेश के लिए करना चाहता था, और इसके लिए यूरोपियन राष्ट्र जो हैं वे नए मार्केट, नए बाज़ार तलाश रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वह बहुत ही सीमित था। यूरोप का यह दौर जो है कॉमर्शियल रेवोल्यूशन का दौर था, व्यावसायिक क्रांति का दौर था, पूंजीवाद का उदय हो रहा था, बैंकिंग व्यवस्था का भी उदय हो रहा था। और ये जो है ये एज जो गिल्ड की श्रेणी व्यवस्था का अंत हो चुका था, और इसने भी जो है यूरोपियन का होराइजन जो है व्यापक किया, उनके सोचने की क्षमता व्यापक की। और इसके अतिरिक्त ये बात भी सही है कि भारतीय वस्तुओं या पूर्वी देश के वस्तुओं की मांग जो है वहाँ पर यूरोप में बढ़ने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी मांग बढ़ रही थी, खास करके मसालों की, वस्त्रों की, प्रीशियस मेटल्स की, कीमती बहुमूल्य रत्नों की।
इनकी मांग जो है यूरोपीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भी वे लोग भारत के साथ जो है व्यापारिक संपर्क बड़े पैमाने पर यूरोप के ट्रेडर्स जो हैं, यूरोप के व्यापारी करना चाहते थे। और लास्ट में वे, जैसा कि पहले भी इसको कई बार बताया जा चुका है कि वे लोग जो हैं अरब के मोनोपोली जो था, अरब व्यापार का जो एक अधिकार था भारत तथा पूर्वी देशों के साथ, उसको वे तोड़ना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर पूरे कारणों की विवेचना की जाए तो भारत में यूरोपीय कंपनी के जो आगमन हुआ था वह आर्थिक, सामरिक तथा जियोपॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से हुआ था। इसका परिणाम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत एक उपनिवेश बन गया। धीरे धीरे भारत उपनिवेश में एक यूरोपीय देश, विशेषकर इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया और उसका जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, अर्थात आर्थिक शोषण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें, अपना कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।